जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई, उनके क्या कारण थे। और मैंने सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई, बिल्कुल मैप के थ्रू कि किस रास्ते से कैसे वो लोग आए, क्या उनको प्रॉब्लम्स हुई और किस तरह से फाइनली वो भारत पहुँचे। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ बताया, बिल्कुल मैप दिखा के कि किस किस रास्ते से वो कैसे कैसे आए थे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी, एक बार ज़रूर देखें और आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये वहाँ तक पढ़ लिया था कि वास्को डी गामा मई 1498 में कालीकट के कप्पक बंदरगाह पे पहुंचा था, जहाँ पे वहाँ के जो लोकल रूलर था, मतलब स्थानीय शासक जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो अब यहाँ थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था उस समय भारत की कंडीशंस क्या थी। तो उस समय भारत में केंद्र में तो जो सत्ता थी वो लोदियों की थी, लोधी वंश चल रहा था, आपने इसके बारे में सुना होगा। और भारत कई छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था, जैसे साउथ में कुछ अलग डायनेस्टी चल रही थी। और ये जितने भी शासक थे ये ज़मीनी तौर पे लड़ने पे तो सक्षम थे, पर इनमें से किसी के पास भी कोई नेवी वगैरह नहीं थी। थोड़ी बहुत जो नेवी थी वो एक शासक था गुजरात का, इसका नाम था महमूद बेगड़ा, बहुत ही अजीब शासक था। मैं मिडिवल इंडिया में जब पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में बताऊँगा। उसके पास थोड़ी बहुत नेवी वगैरह उसकी थी, पर उसकी नेवी इतनी सक्षम नहीं थी कि वो अरबों से मुकाबला कर सके। और मैंने बताया था कि जिस टाइम मध्यकाल तक आते आते अरब जो थे उनका जो प्रभुत्व था वो अरब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, इन सब पे काफ़ी प्रभुत्व उनका जम गया था। मतलब अगर कोई भी जहाज़ जाता तो अरबों की परमिशन के बिना नहीं जाता था। तो अरब व्यापारी क्या करते थे, वो भारत से सामान लेते तो थे, वो मिस्र वगैरह और जो यूरोप वगैरह था वहाँ पर बहुत महंगे दामों में बेचते थे। इसलिए भारत को फ़ायदा तो होता था, पर उतना फ़ायदा नहीं हो पाता था जितना एक तरीके से उनका होना चाहिए था। इससे जो भारत के शासक थे वो परेशान थे, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसका जमहूरियत ने खूब स्वागत किया। क्यों? क्योंकि उसको एक ऑप्शन लगा कि चलो अरबों को टक्कर देने के लिए कम से कम कोई तो है जो आया। और फिर वास्को डी गामा को उसने कुछ परमिशन दी, कुछ जैसे मसाले ले जाने के लिए, जिसमें मेनली था काली मिर्च। वास्को डी गामा को जमहूरियत जो वहाँ का शासक था उसने काली मिर्च वगैरह और कुछ जड़ी बूटियाँ ले जाने की परमिशन दे दी। और जब वास्को डी गामा ये लेके दोबारा वापस अपने यूरोप पुर्तगाल गया तो उसको वहाँ पे 60 गुना मुनाफा हुआ बेच के, इस वजह से। तो इसलिए जब भारत वास्को डी गामा आया तो उसका जो जमहूरियत ने स्वागत इसी वजह से किया था। अब हम वास्को डी गामा के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि वो आया था कैसे, उसके साथ कौन कौन आया था। तो सबसे पहले जब वास्को डी गामा कब आया था, वास्को डी गामा आया था मई 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट के कप्पक डाबू, ये पोर्ट बंदरगाह का नाम था। इसके जहाज का नाम क्या था? इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल। और ये जो जहाज था इसका जो कैप्टन था, क्योंकि मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लेता है ये फैक्ट, तो इसलिए 2-3 फैक्ट ज़्यादा, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसका जो जहाज़ का कैप्टन था वो वास्को डी गामा का भाई ही था, जिसका नाम था पाउलो डी गामा। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है, इसको आप नोट कर लेना। और मैं लास्ट में एक समरी के रूप में बिल्कुल सारी चीज़ें लिख दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल लास्ट में मैं लिख दूंगा जब सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है। फिर वास्को डी गामा जो था वो वापस चला गया, मैंने बताया कि वो 60 गुना मुनाफा। उसके बाद 1500 ईस्वी में एक और पुर्तगाली भारत आता है जिसका नाम था पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। ये 1500 ईस्वी में भारत आया, तो ये भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। क्योंकि सबसे मैंने बताया था कि बार्थोलोम्यू डियाज आया था, वो केप ऑफ गुड होप से वापस चला गया था। फिर उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। उसके बाद जो आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली था वो ये था पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। इसी ने ब्राज़ील की खोज भी की थी, तो इसके बारे में लिख लेना, ब्राज़ील की खोज इसी ने की थी। इसने अरबों वगैरह पर भी आक्रमण किया, लेकिन ये उनसे मतलब जीत नहीं पाया था, थोड़ी भिड़त हुई थी, तो ये कुछ टाइम बाद वापस चला गया था। फिर क्या हुआ, 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। इस बार भी उनने मतलब काफ़ी चीज़ें खरीदी और यूरोप वगैरह पे जाके बेची। और इसी टाइम यूरोप में 1502 में ही
सबसे पहले पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो थी वो लगाई गई 1502 में ही, या कहीं कहीं आपको 1503 भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि थोड़ा बहुत डेट में किताबों में अलग अलग मिलता है, तो डेट में कंफ्यूज नहीं होना। बस ये याद रखना है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, कोचीन। और पूछा अगर यूरोपियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी तो वो भी कोचीन था, क्योंकि ये लोग यूरोप से ही थे। तो 1502 या 3 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, कोचीन में। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि कोचीन कहाँ। तो ये इसके बारे में फैक्ट याद रख लेंगे। पुर्तगालियों की जो दूसरी फैक्ट्री थी वो लगी थी 1505 में। कहाँ लगी थी दूसरी फैक्ट्री, कन्नौर में। अब ये कोची, कालीकट, कन्नौर है का, तो ये जो आज का जो केरल है वहाँ पड़ता है। तो सबसे ऊपर जो केरल में सबसे ऊपर पड़ता है कन्नौर, उसके बाद पड़ता है कालीकट, फिर कोचीन और फिर लास्ट में त्रावणकोर। आप एक बार मैप में देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हुआ क्या, जब ये पुर्तगाली अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाने लगे, ये लोग व्यापार करने लगे, तो इससे अरब व्यापारियों को प्रॉब्लम हुई। उन्हें क्या लगा, उनका जो पहले वो एक तरीके से उनकी मोनोपोली थी अधिकार पे, अब उनका नुकसान होने लगा। उनको थोड़ा जो पहले ज़्यादा फायदा हुआ करता था अब वो कम होने लगा। इसलिए उन्होंने जो वहाँ का जो लोकल रूलर था जमोरिन, उसको भड़काना शुरू किया पुर्तगालियों के खिलाफ कि मतलब ये लोग बहुत ही बेईमान लोग हैं और ये लोग लूटपाट वगैरह करते हैं। उनकी बातों में आके जो जमोरिन था उसने पुर्तगालियों के सारे जितने भी अधिकार दिए थे वो सब बंद कर दिए व्यापार देना। इसी वजह से जो पुर्तगाल का राजा था उसने ऑफिशियल रूप से एक आदमी को अपना गवर्नर या वायसराय बना के भेजा। अब ये गवर्नर और वायसराय क्या होते हैं, ये जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा गवर्नर जनरल और वायसराय तब बताऊंगा। तो जो ऑफिशियल रूप से 1505 में जो पुर्तगाली राजा था उसने एक इंसान को गवर्नर बना के भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ये आया था 1505 में और ये 1509 तक इसने शासन किया। ये ऑफिशियल रूप से आने वाला पहला पुर्तगाली था जिसको मतलब पुर्तगाली जो शासक था उसने अपना समर्थन लेके मतलब अपनी तरफ से ऑफिशियल रूप से भेजा था। इसके बारे में याद रखना। और यही पुर्तगालियों का पहला गवर्नर भी था। तो इसने आते ही क्या किया, इसने अजेंडीवा, कन्नौर और किजवा जगहों पे अपने किले बनवाना शुरू किए। कहाँ का, अजेंडीवा, किजवा, कन्नौर, इन सब जगहों पे इसने अपने किले बनाना शुरू किए। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक जो याद रखने की, इसने चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या, इसको कहीं कहीं शांत जल की नीति भी बोलते हैं, शांत जल की नीति। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी ठीक है। तो शुरू में तो इसने क्या किया कि इसने सोचा कि हम किसी से भी लड़ेंगे नहीं, मतलब खामोशी से अपना चुपचाप व्यापार करेंगे। लेकिन जब अरब व्यापारी गड़बड़ करने लगे तो इनका जो मकसद था ये हो गया कि हम पूरे के पूरे हिंद महासागर पे अब अपना ही एक अधिकार करेंगे और किसी को भी व्यापार नहीं करने देंगे। तो इसने क्या किया, फिर 1509 में तुर्की, मिस्र, गुजरात, मैं जो बताया था वहाँ का जो महमूद बेकड़ा था उसकी भी छोटी सी नेवी थी। तुर्की, मिस्र, अरब और गुजरात, इन चारों की संयुक्त नौसेना को अकेले पुर्तगालियों ने हराया था। तो 1509 या 10 में, या कहीं कहीं आपको 10 भी मिलेगा, इसने तुर्की, मिस्र, गुजरात और अरबों के संयुक्त बेड़ों को हराया। और फिर जब ये हराया 1509 में, तो इसके बाद जितने भी क्षेत्र पे इनका जो कब्जा हो गया था, उसी जो इनका जो पुर्तगाली साम्राज्य एक तरीके से बन गया था हिंद महासागर के क्षेत्र में, उसी को नाम दिया गया एस्तादो दी इंडिया। तो अब यहाँ एक मैं आपको एक फैक्ट क्लियर कर दूं, जो एस्तादो दी इंडिया था, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा जो पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई थी उसका नाम एस्तादो दी इंडिया था। वो फैक्ट पूरी तरीके से सही नहीं है। एस्तादो दी इंडिया जो था वो इनके पूरे साम्राज्य का नाम था, जितना भी इनका पूरा एम्पायर था। ब्राज़ील वगैरह के क्षेत्र में भी जब इन्होंने खोज की थी तो सब मिला के जो इनका जो एम्पायर था उसका नाम ये था। लेकिन कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा जो पुर्तगाली कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया जैसे बोलते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम एस्तादो दी इंडिया। तो कई किताबों में मिलेगा, तो अगर मिले तो वो भी ठीक है, गलत नहीं। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो ये है कि एस्तादो दी इंडिया इनकी कंपनी का नहीं, इनके पूरे अंपायर का नाम था। तो ये 1505 से 1509 तक रहा और फिर 1509 में ये वापस चला गया था। उसके बाद जो गवर्नर बन के आया पुर्तगाली को, उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं।
डी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना। ये 1509 से 1515 तक रहा था, ठीक है। इसी को पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक मानते हैं। मतलब ये आया तो दूसरे नंबर पे था, पर इसने जितना भी पुर्तगाली अंपायर का जो मतलब फैलाया था, जीत हासिल की थी, वो सबसे ज़्यादा इसी ने की थी। इसलिए इसको ही पुर्तगाली जो साम्राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो वास्तविक संस्थापक किसका? पुर्तगाली साम्राज्य का, ठीक है। इसको वास्तविक संस्थापक। और इसने क्या किया था, इसी ने अल्फांसो आम, जो आपने सुना होगा अल्फांसो आम, वो खेती थी वो इसी के नाम पे होती है। तो अल्फांसो आम की जो खेती थी वो इसी ने शुरू की थी। ये सारे फैक्ट्स आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद इसने 1509 में, इसी के टाइम पे ही आपने सुना होगा एक राजा का नाम कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय 1509 में इसी के टाइम पे शासक बने थे। कृष्णदेव राय जो मतलब तुलुक डायनेस्टी थी उसके शासक थे, जो 1505 से 1529 तक रहे थे। तो वो काफ़ी प्रतापी शासक थे। बाबर ने भी उनके बारे में काफ़ी जिक्र किया अपनी जो किताब है बाबरनामा उसमें। तो उन्होंने इनको पुर्तगालियों को जो थी, वो एक जगह है भटकल, वहाँ पे एक जगह दी थी जहाँ पे इन्होंने किला बनाया। दी क्यों थी? क्योंकि इन लोगों के बीच वही व्यापार की वजह से, क्योंकि जो विजयनगर था उसका बहमनी साम्राज्य से जो था वो टकराहट चलती रहती थी, और पुर्तगाली जो थे वो विजयनगर साम्राज्य की मदद करते थे। इसलिए जो वहाँ का जो शासक थे कृष्णदेव राय, उन्होंने इनको ज़मीन दी थी। तो कृष्णदेव राय ने इनको भूमि दी थी किला बनाने के लिए। उसके बाद इसने क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। 1509 या 10, यहाँ भी आपको कहीं कहीं अलग मिलेगा, तो आप देख लेना इस बात को। 1509 या 1510 में इसने जो गोवा का जो शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा जीत लिया था। और किसकी मदद से जीता था? एक व्यक्ति जिनका नाम था तिमैया। ये मेनली मराठाओं से संबंधित थे, तिमैया। या इनको कहीं कहीं तिमोजा भी मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना। इन्हीं की मदद से इसने जो आदिल शाही वंश का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा जीत लिया था 1509 और 1510, मतलब इन्हीं किसी साल में के बीच। क्योंकि ये डेट वगैरह जो है वो थोड़ी सी कंफर्म नहीं रहती, कहीं कहीं जगह इतिहासकारों में मतभेद रहता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये काम थे। फिर इसने क्या किया 1509 में, 1509 और 10 में तो गोवा जीत लिया। 1511 में इसने मलक्का पे अधिकार किया। मलक्का जो आप मलेशिया वगैरह जाते हैं, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। 1511 में मलक्का पर अधिकार, और 1515 में इसने हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। 1500, आप एक दो बार दोनों को मैप में देख लीजिए, मलक्का को भी और हॉर्मुज को भी। ये जो आप में मैप में आपको जो नज़र आ रहा है यही मलक्का है। मलक्का स्टेट जो मलेशिया के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है। और जो अरब सागर वाला रीजन है, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, उसके आसपास जो एक जल संधि है उसको हॉर्मुज जल संधि कहते हैं। तो वहाँ पर भी इसने अधिकार कर लिया था। मतलब वहाँ से जो भी जहाज़ वगैरह जाएंगे तो इनके टैक्स दिए बिना नहीं जा सकते। उसके बाद इसने क्या किया था, इसने सती प्रथा पे भी बैन लगाया था। जो आपने सती प्रथा सुना होगा कि जो मतलब किसी भी अगर औरत होता था, उसका जो हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ उसकी जो वाइफ थी वो भी जल जाया करती, उसी को सती प्रथा कहते हैं। इसने सती प्रथा पर भी बैन लगाया था। प्रतिबंध इसने सती प्रथा पे भी। और ये काफ़ी मतलब असहिष्णु नीति का था, क्योंकि इसने क्या किया था, कई जो हिंदू औरतें वगैरह थी उनको क्रिश्चियन जो मैन वगैरह होते थे उनसे शादी कराने का प्रयास किया था, मतलब धर्म परिवर्तन कराने के लिए। तो इसकी जो नीति थी वो काफ़ी इंटॉलरेंस वाली असहिष्णु नीति थी। तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं, असहिष्णु नीति का पालन और धर्म परिवर्तन भी कराया।
फिर क्या हुआ कि 1515 में जाके इसकी डेथ हो गई थी। तो 1515 में लिख लीजिए। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी जो मतलब इसकी जो तुलना, इसका जो कंपैरिजन किया जाता है वो ब्रिटिश में जो लॉर्ड क्लाइव था, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ऐसा था जिसने जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको बनाने, मतलब उसकी नींव रखने में जो थी वो मदद की थी, इसलिए इसकी, क्योंकि इसने पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने में सबसे ज़्यादा मदद की थी, इसलिए इसकी जो तुलना है वो किससे की जाती है, लॉर्ड क्लाइव से। लिख लीजिए इसको भी। इसके बाद जब ये इसकी मतलब डेथ हो गई तो इसके बाद भी दो तीन मतलब और वायसराय गवर्नर जनरल वगैरह बन के आया, जिसका नाम था अलगल बारिया, फिर सिक्विरा, ऐसी कुछ मतलब बहुत ही अजीब नाम हुआ करते थे। उसके बाद मेनेसेज जो आया, पर जो उसमें इन लोगों ने कुछ भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो 1524 में, इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, 1524 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। और इस बार जो वास्को डिगामा भारत आया था ये ऑफिशियल रूप से वायसराय बन के आया था। मतलब इससे पहले जो 2 बार आया था तो वो तो अपने पर्सनल उसके लिए आया था, लेकिन इस बार जो था ये वायसराय बन के आया था। और पूछे कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था, तो 3 बार आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था। तो वास्को डिगामा 3 बार भारत आया था, 2 बार मतलब पर्सनल काम के लिए और 1 बार ऑफिशियल रूप से आया था। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद भी काफ़ी मतलब गवर्नर जनरल वगैरह है तो, लेकिन उनको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं। इनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान आया था वो था नीनो डी कुना, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो आया था वो था नीनो डी कुन्हा। ये 1529 से लेकर 1538 तक लगभग इसने गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पे रहा था। इसने सबसे पहले क्या किया, जो कोचीन थी, और इसने गोवा तो पहले जीत चुके थे पुर्तगाली, तो इसने क्या किया, कोचीन से जो अपनी राजधानी थी वो गोवा शिफ्ट की। तो कोचीन से इसने राजधानी गोवा में स्थानांतरित कर दी। ठीक है, इसके बारे में। और इसने क्या किया, 1534 में बेसिन, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा बेसिन का, बेसिन को जीता। और 1535 में इसने दमनदीव, अब एक बार मैप में देख लीजिए दमनदीप वगैरह कहाँ पर है, इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको 1534 में ही जो एक बंगाल में एक गवर्नर के तौर पे काम कर रहा है जिसका नाम था महमूद शाह, उसने इनको एक जगह दी थी, इसको एक मतलब बंदरगाह के रूप में दी थी, जिसका नाम था चटगांव बंदरगाह। इसको महान बंदरगाह भी कहते हैं। 1500 तो लिख लीजिए 1534 में ही बंगाल के शासक महमूद शाह ने, मैं दूसरे उससे लिख दे रहा हूँ इसकी शायद, इनका शाह ने चटगांव या महान बंदरगाह दिया। ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं। इसके बाद भी कई लोग आए, क्योंकि गवर्नर बहुत आए तो सबको याद रखना ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसके बाद जो गवर्नर आया, तो जो गवर्नर या वायसराय बन के आया उसका नाम था गासियो डी नोरोना। इसके बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखना, इसने जो श्रीलंका मतलब जो उसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, तो इसने सिलोन तक अपने जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका विस्तार, मतलब श्रीलंका के आसपास के काफ़ी क्षेत्र जो थे वो उसने जीत लिए थे। सिलोन पर अधिकार, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो आज का जो श्रीलंका है उसको कहते हैं। इसके बाद जो आया गवर्नर बन के, उसका नाम था मार्टिन डिसूजा। इसके बारे में भी हमें एक ही फैक्ट याद रखना, इसके टाइम जो बहुत ही एक प्रसिद्ध जो पादरी या संत थे उनका नाम था
सेंट जेवियर, संत जेवियर लिख सकते हैं, इसी के टाइम पे जो भारत आए थे वो। और इसके बाद भी एक गवर्नर बन के आया जिसका नाम था जावो क्रिस्टी, लेकिन उसका कुछ मतलब उसने कोई खास योगदान नहीं दिया था, तो उसके बारे में अगर चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया था, जावो दी क्रेस्टा। और सबसे लास्ट में आपको याद रखना है जब पुर्तगाली क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए भी थे और सबसे लास्ट में गए भी थे। आपने सुना होगा कि 1961 में जब गोवा का लिबरेशन मतलब इंडिया में मिला लिया गया था 1961 में, तो उस टाइम ये याद रख सकते हैं कि उस टाइम जो गोवा का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथ में था, उसका नाम याद रख सकते हैं। एक तरीके से समझ सकते हैं जब गोवा को भारत में मिलाया गया तो उस टाइम वहाँ का गवर्नर जो था उसका नाम था वास्लो ई सिल्वा। बस इन्हीं को याद रखना है जितने भी गवर्नर है, और मैं लास्ट में सारे जो है समरी के रूप में लिख दूंगा कौन किसके बाद कैसा है, ठीक है। बस इन्हीं फैक्ट्स को याद रखना। और उसके बाद अब हम ये थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो हारे थे इनके हार के वगैरह कारण क्या थी और इनसे कौन सा क्षेत्र किसने छीना। तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि इनसे कौन सा क्षेत्र जो था वो किसने छीना। एक चार्ट बना दिया है, इसमें मैंने लिखा है कि कौन सा क्षेत्र है और किसने पुर्तगालियों से छीना था। तो सबसे पहले मैंने बताया था इन्होंने हॉर्मुज पे अधिकार कर लिया था 1511 में, मैंने बताया था 1511 में, तो हॉर्मुज को अंग्रेज़ों ने इनसे छीन लिया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था मलक्का पे भी इन्होंने अधिकार किया था, तो मलक्का से इनको डचों ने छीन लिया था। उसके बाद हुगली जो क्षेत्र था, हुगली में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री वगैरह बनाई थी, लेकिन बाद में इनके जो संबंध थे मुगलों से ठीक नहीं रहते। मैं भी बताऊंगा मुगलों से इनसे कैसे संबंध थे। तो हुगली जो थी वो शाहजहाँ ने 1632 में इनसे छीन ली थी। उसके बाद जो चटगांव बंदरगाह जो इन्हें मिला था, मैंने बताया था बंगाल के शासक थे, वो औरंगजेब ने 1686 में पुर्तगालियों से छीन लिया। फिर जो सालसेट जो बम्बई के आसपास का जो क्षेत्र है वो पेशवा बाजीराव फर्स्ट से उन्होंने 1739 में इन लोगों से सालसेट छीन लिया था। और गोवा तो मैंने बताया था कि ये सबसे लास्ट में जो मतलब सबसे पहले आए भी थे और गए भी सबसे लास्ट में थे। जो पुर्तगाली कंपनी थी सबसे लास्ट में गई थी, तो गोवा भी इनके लास्ट में जो इनका जो प्रभाव था वो सिर्फ गोवा के आसपास ही रह गया था, बाकी भारत से इनका पूरा बोरिया बिस्तर बन गया था। तो सबसे लास्ट में जो गोवा रह गया था उसको भारत ने 1961 में इनसे जीत लिया था। ऑपरेशन विजय चला गया नेहरू जी के टाइम पे, तो इनसे ये क्षेत्र छीने था। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो हारे थे इनकी हार के कारण क्या थे। इनकी जो पतन हो गया मतलब ये जो टिक नहीं पाया कंपनियों के सामने, तो इनकी हार के कारण क्या थे, तो हम उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैं सारों को एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं एक एक करके सारे कारण आपको समझा दूंगा कि क्या कारण थे। तो पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे, ये मैंने इन पॉइंट्स में लिख लिए हैं, लगभग 7 पॉइंट। वैसे तो और भी कारण हो सकते हैं, पर जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है वो यही है। और ये प्रीलिम्स के मतलब प्रीलिम्स के आधार पे ही पूछा जाएगा, मेंस में तो आता नहीं, पर फिर भी इनको समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला कारण है कि 1580 में जो स्पेन था, स्पेन ने पुर्तगाल पे कब्जा कर लिया था, मतलब पुर्तगाल जो था स्पेन से जुड़ गया था। तो जब पुर्तगाल खुद ही नहीं बचा तो फिर उसकी कंपनी क्या बचेगी। उसके बाद क्या हुआ, जब स्पेन ने इनसे कब्जा कर लिया तो 1588 में स्पेन की जो नौसेना थी वो अंग्रेज़ों से बुरी तरह हार गई थी। तो जब उनकी नौसेना ही कमज़ोर हो गई तो फिर उनके पतन का कारण तो बनेगी। उसके बाद क्या हुआ, जो पुर्तगाली कंपनी थी उस पर जो पहले स्पेन ने जब कब्जा नहीं किया था उससे पहले से ही जो पुर्तगाल की जो कंपनी थी उस पर जो पुर्तगाली राजा था उसका बहुत नियंत्रण हुआ करता था। ये लोग मतलब पुर्तगाली जो कंपनी थी अपने खुद के फैसले नहीं ले सकती थी, सारा काम जो किया करता था वो राजा के आदेश पे होता था। और जब राजा इतनी दूर बैठा है तो वो उसको क्या मालूम कि यहाँ कैसा सिस्टम है। इस वजह से जो कंपनी थी काफ़ी नियंत्रण में रहती थी, और जो चीज़ ज़्यादा नियंत्रण में रहेगी उसका चल पाना मुश्किल ही होता है। इसके अलावा पुर्तगालियों की असहिष्णु नीति, मैंने बताया कि इसने जो थी वो सती प्रथा वगैरह पे बैन की थी और कई बार धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की। तो इन लोगों की जो नीति थी वो मतलब एक तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार करना भी ये लोग चाहते थे। और ये लोग हिंदू जो इस औरतें वगैरह होती थी उनकी ईसाई जो पुरुष होते थे उनसे विवाह कराना चाहते थे धर्म परिवर्तन के लिए। यही जो नीति थी वो हिंदू कुछ राजा थे उनको पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने शुरू में तो इनको सपोर्ट किया था और बाद में इनकी नीतियों को देख के इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया था। ये भी इनके मतलब असहिष्णु नीति भी इनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण थी। उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था जहाज़ों की डकैती और लूटमार। इसके बारे में एक कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, कार्ताज अल्मेड़ा सिस्टम मैं इंग्लिश में ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। तो कार्ताज अल्मेड़ा सिस्टम क्या होता है, जब इन लोगों का जब और कंपनियां भारत में नहीं आई थी, जब पुर्तगालियों का ही पूरा एक तरीके से हिंद महासागर के क्षेत्र पे कंट्रोल हो गया था, तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको बोलते हैं कार्ताज अल्मेड़ा। इसमें होता क्या था, किसी भी राजा को, चाहे कोई भी राजा हो, उसको अगर अरब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर या पूरा हिंद महासागर बोले, वहाँ से जिसको भी अपना सामान भेजना हुआ करता था तो उसको पुर्तगालियों से एक परमिट लेना पड़ता था जिसको बोलते थे कार्ताज। क्या होता था, एक तरीके का परमिट हुआ करता था।
इसके परमिट के बिना कोई भी नहीं आ सकता था। यहाँ तक कि अकबर ने भी अपना सामान भेजने के लिए इनसे कारतज लिया था। अगर मान लीजिए कोई कारतज ना ले, वैसे ही चलाए, तो ये क्या करते थे, उसका सामान को लूट पाट लिया करते थे। मतलब इनके बिना कोई जा ही नहीं सकता था, इनका परमिट लिए बिना। उस परमिट को क्या बोलते थे, कारतज। और इसके अलावा एक सिस्टम जो था, इसको बोलते थे अल्मेड़ा। तो अल्मेड़ा क्या होता था, ये कहते थे कि तुम अगर जाना है तो हमसे परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो हमारी जगह कोई और समुद्री डाकू लूटे तो उसके लिए हम तुम्हें एक अपना ही जहाज़ जो है वो एक प्रोटेक्शन के रूप में देंगे। जो तुम्हारा जहाज़ तो जाएगा, उसके पीछे एक हमारा जहाज़ भी जाएगा कि और मान लो कोई समुद्री लुटेरा तुम पे हमला करे तो हमारा जहाज़ तुम्हें बचा लेगा। तो जो अरमेड़ा था वो इनका ही एक जहाज़ हुआ करता था, जो भी मतलब सामान लेने जाया करता था, उसी के साथ एक और जहाज़ जाया करता था, वो पुर्तगाली हुआ उनकी उस जहाज़ की रक्षा करने के लिए। तो रक्षा करने वाला जो जहाज़ था वो उनके साथ जाया करता था। इसको बोलते थे, इस पूरे सिस्टम को मिला के बोला करते थे कारतज अल्मेड़ा सिस्टम। तो ये लोग जो भी इनसे कारतज नहीं लिया करता था, मतलब ऐसे ही अपनी बिना परमिशन, इनकी परमिशन के बिना भेज दिया करता था, तो वो लोग ये क्या करते थे, उन लोगों का जो सामान वगैरह था वो डकैती या लूट मार कर लेते थे। इस वजह से इनसे बहुत लोग परेशान थे, क्योंकि ये लोग जो सिस्टम थे बहुत महंगा दिया करते थे। उसके अलावा क्या था, जो अन्य यूरोपीय कंपनियाँ थी उनसे भी इनका टकराव हुआ, क्योंकि शुरू में ये जो आए तो सबसे पहले आए थे, अरबों को तो इन्होंने आसानी से हरा दिया। लेकिन जो डच वगैरह अंग्रेज़ था, उनकी जो नौसेना थी वो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक थी, तो उनके सामने टिक ही नहीं पाया। और आपने सुना होगा 1612 में, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, 1612 में पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच एक जंग हुई जिसको बोलते हैं स्वाली स्वाली होल स्वाली होल की लड़ाई। जिसमें क्या हुआ था कि इसमें पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच आमना सामना हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों ने पुर्तगाली को बुरी तरह से हरा दिया था। और अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों की तरफ से जिसने युद्ध का नेतृत्व किया था उसका नाम था कैप्टन बेस्ट। तो अंग्रेज़ों की जो नेवी थी वो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर थी, और डचों की भी इनसे ज़्यादा ताकतवर थी। इस वजह से ही उनके सामने टिक ही नहीं पाया। और लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ब्राज़ील की खोज। तो हुआ क्या था, जब ब्राज़ील की खोज मैंने बताया था उस किसने की थी, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ने। तो उन लोगों का जो पुर्तगालियों का जो ध्यान था वो ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा हो गया था, इंडिया की तरफ कम हो गया था। वो इंडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो ये भी उनके पतन का एक कारण था। तो ये सारे जो इतने भी कारण थे मैंने आपको बताया, ये सारे उनके पतन के कारण थे। इनको आप एक बार नोट कर लीजिए, और मैंने सारे कारणों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका योगदान क्या था और इनकी फैक्ट्री वगैरह कहाँ कहाँ पर थी। बस यही टॉपिक बचा, उसके बाद फिर ख़त्म। तो इनके बाद एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने किस किस जगह, मैप पे ही मैं दिखा देता हूँ आपको, किस किस जगह अपनी फैक्ट्री लगाई और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो इंडिया में क्या रहा। तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि जितने भी पुर्तगालियों के भारत में केंद्र रहे, ये तो मैंने बता दिया कि कौन सा क्षेत्र इनसे किसने छीना था। अब इनके केंद्र थे कहाँ कहाँ पर, तो ये एक बार हम इसको देख लेते हैं। इन्होंने, मैंने बताया था, इन्होंने कोची में सबसे पहले तो कोची में लगाई थी, फिर कन्नौर। मैंने ये लाइन से नहीं लगाया कि सबसे पहले, ये मैंने मतलब वैसे ही लिख दिया, सबसे पहले कोची कन्नौर, उसके बाद कालीकट नहीं था लेकिन मैंने लिख दिया। फिर कालीकट में लगी, दमनदीप में लगी, दादर नगर, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट, हुगली, कोलंबो, गाले, मतारा, त्रिकोमलम। मैंने बताया था कि श्रीलंका का भी क्षेत्र इन्होंने जीत लिया था, तो श्रीलंका में भी कई जगह इनकी फैक्ट्री थी। मैंने यहाँ मैप बना रखा, मैप में आप सबसे पहले देख लीजिए। यह है हुगली, पश्चिम बंगाल के आसपास का क्षेत्र, तो इन्होंने हुगली में फैक्ट्री लगाई थी। दीव ये पड़ता है जो आज का गुजरात है, गुजरात के आसपास का एरिया। वहीं गुजरात और आज का जो महाराष्ट्र है उसके बॉर्डर के पास ये दमन पड़ता है, जो उस टाइम पहले बॉम्बे स्टेट कहलाता था। उसके आसपास जो मुंबई के आसपास का क्षेत्र है, एक है दादर नगर हवेली, वो यहाँ है। उसके बाद मैंने बताया था केरल का जो क्षेत्र है मेनली सबसे ऊपर पड़ता है कन्नौर, फिर कालीकट और कोचीन। ये आप आराम से इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसके जो पूरब की तरफ जाएंगे, पूरब वाला मतलब जो कोरोमंडल तट है, इस याद रखना, इस तट को जो बोलते हैं वो मालाबार कोस्ट या मालाबार तट बोलते हैं। ये जो यहाँ तक का ये जो तट है इसको मालाबार तट बोलते हैं। और यहाँ से जो तट शुरू होता है इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, जो आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई थी। मसूलीपट्टनम यहाँ जो आज का आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। उसके बाद पुलिकट, उससे नीचे पड़ता है पुलिकट, फिर नीचे पड़ता है ये नागपट्टनम। उसके बाद जो श्रीलंका उससे जुड़ा हुआ है, तो मैंने श्रीलंका में बता दी। श्रीलंका में आपको एक एंटी क्लॉक वाइज याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है कि एंटी क्लॉक वाइज। तो सबसे पहले कोलंबो में, मतलब कोलंबो में सबसे पहले नहीं लगाई, मतलब सबसे पहले पड़ता है कोलंबो, उसके बाद गाले, फिर यहाँ ये जो आपको ये जो जगह दिख रही है ये मैंने इधर करके लिख दिया दिखाने के लिए, मतारा, फिर त्रिकोमलम। तो कैसे लगाई थी एंटी क्लॉक वाइज अगर चले हम, तो कोलंबो, गाले, मतारा, त्रिकोमलम। और क्लॉक वाइज चले तो त्रिकोमलम, मतारा, गाले, कोलंबो। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इन्हीं सब क्षेत्रों पर जो थे पुर्तगाली, उन सब की फैक्ट्रियाँ लगी थी। अब जो चीज़ बची वो सिर्फ बचा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैं उसको भी लिख सकता हूँ, 2-4 पॉइंट है उसमें भी कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, तो मैं उसको भी लिख दूँ। ठीक है,
इसको हम 4-5 पॉइंट हैं इसके बारे में, बस यही पढ़ना है। तो इन्होंने क्या किया था, पपाया, गुआवा, रेड चिली, लाल मिर्च, रेड चिली, और बोल सकते हैं पोटैटो, पाइनएप्पल, पीनट्स, इन सब की जो खेती थी इन्होंने शुरू करी। इन सब की जो खेती थी वो इन्होंने प्रारंभ की थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जापान के साथ जो भारत का व्यापार था वो इन्होंने शुरू किया था। ठीक है। तीसरा है, इन्होंने जो चर्च वगैरह हुआ करते थे उसकी जो गोथिक कला शैली थी वो इन्होंने, मतलब गोथिक कला, मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा, एक बार मैप में देख लीजिए। गोथिक चर्च वगैरह होती है वो किस तरीके से ऊपर से नुकीले होते हैं, उस जो शैली जो थी गोथिक कला वो इन्होंने ही प्रारंभ की थी, चर्च बनाने की गोथिक कला। और एक इन्होंने किया था जहाज़ों का निर्माण वगैरह इन्होंने करवाया था। जहाज़ों का निर्माण जो था इंडिया में इन्होंने शुरू करवाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है लास्ट वो है प्रिंटिंग प्रेस, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो इंडिया में थी वो इन्होंने की थी। और एक फैक्ट याद रखना है जो मैं इधर ही इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाई गई थी, भारत की। तो अब हमने ये पुर्तगालियों का ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ लिया, इनका कंट्रीब्यूशन, इनका क्या वगैरह। एक टॉपिक और बचता है जो है इनका मुग़लों के साथ कैसे संबंध थे। फिर लास्ट में क्या है, मैं इनके बारे में सारे जितने भी बिल्कुल समरी के रूप में, एक छोटे से समरी के रूप में जिसको याद करना आसान हो वो लिख दूंगा। बस एक छोटा सा टॉपिक अभी एक बचा है जिसका नाम है मुग़लों के साथ इनके कैसे संबंध। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ क्योंकि उसमें लिखने वाला नहीं था। अकबर के टाइम क्या था, मुग़लों के संबंध इनसे, जो पुर्तगाली जो थे इनसे संबंध ठीक हुआ करते थे, क्योंकि अकबर जब पहली बार 1572 में गुजरात जीता था तो उसने पहली बार समुद्र देखा था और पहली बार ही पुर्तगालियों से मिला था। और मैंने बताया था कि जो अकबर था उसको ही जो कारतज सिस्टम जो था उसको अपना सामान भेजने के लिए इनसे कारतज लेना पड़ा था। तो एक तरीके से अकबर के इनसे जो संबंध थे ठीक से। एक बार क्या हुआ, जो अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसने विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। तो अकबर ने पुर्तगालियों से अपनी बंदूकें वगैरह मांगी थी। तो इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने अपनी बंदूकें देने से मना कर दिया था कि सोचा ये वो आप लोगों की आपस की बात है। और क्या था, अकबर जो था वो काफ़ी सेकुलर था। शुरू में तो मतलब कट्टर हुआ करता था लेकिन बाद में वो सेकुलर हो गया, तो उसकी और धर्मों में रुचि बढ़ने लगी थी। तो उसने कई जो ईसाई संत वगैरह थे, उन जो पादरी वगैरह, उनको अपने दरबार में बुलाना शुरू किया और उनसे ईसाई धर्म की शिक्षा लेना शुरू की थी। तो अकबर, याद रख सकते हैं, अकबर के दरबार में 2 ईसाई संत रहा करते थे, इनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक थे संत या फिर पादरी लिख सकते हैं, फादर एक्वावीवा, एक थे फादर मानसोरेट, फादर एक्वावीवा, फादर मानसोरेट, ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब अकबर की डेथ हुई तो जहांगीर शासक बना। तो जब जहांगीर शासक बना था तो उस टाइम तो उसके मुग़लों से, उस पुर्तगालियों से संबंध थोड़े से ठीक नहीं थे, लेकिन शुरू में तो ठीक न होने के बाद हल्के हल्के उसके संबंध उनसे ठीक होने लगे। एक टाइम ऐसा आ गया जब जहांगीर के संबंध ऐसे हो गए पुर्तगालियों से कि पुर्तगाली जो फादर मुग़ल दरबार में रहा करते थे उनको ये लगने लगा कि जहांगीर ईसाई ना बन जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो ईसाई बना नहीं, उसने काफ़ी शिक्षा वगैरह ली, लेकिन पुर्तगाली जो थे उनको लगने लगा था। तो जहांगीर से भी उनके संबंध ठीक रहते। बाद में जो पुर्तगाली थे उन्होंने काफ़ी, जो आपने सुना होगा 1608 में, मैं भी अंग्रेज़ों के बारे में बताऊँगा, तो 1608 में पहला अंग्रेज़ जो आया था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो पुर्तगाली जो फादर जहांगीर के दरबार में रहा करते थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे कि ये जहांगीर से ना मिल पाए, लेकिन फिर भी वो मिला था, उन्होंने काफ़ी भड़काया था। फिर 1612 में जब अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया तो
जहांगीर जो था उसका ध्यान पुर्तगालियों से हट गया, क्योंकि शुरू में वो उनको ताकतवर समझता था, ये समझता था कि पानी में इनकी जो नेवी इनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जब उसने अंग्रेज़ों की नेवी देखी कि इन्होंने पुर्तगाल को भी हरा दिया, तो उसका पुर्तगालियों की तरफ से थोड़ा झुकाव कम हो गया। और फिर जब शाहजहाँ काल आया तो शाहजहाँ के काल आते आते पुर्तगालियों का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया था मुगलों, खासकर मुगल दरबार में। क्योंकि वो जो लोग पुर्तगाली जो थे, एक तो लूटपाट सामान की करते थे, और काफ़ी मुस्लिम जो वगैरह मक्का मदीना जाया करते थे उनको भी काफ़ी परेशानी हो करती थी। इसलिए शाहजहाँ के टाइम आते आते मुगल जो दरबार था उसमें पुर्तगालियों का प्रभुत्व जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और फिर आपने देखो 1632 में मैंने बताया था कि पुर्तगालियों से उसने जो हुगली वाला क्षेत्र था वो छीन लिया था। फिर औरंगज़ेब के काल आते थे तो वैसे भी इनका निपट ही चुका था, और कंपनी इनको पहले से ही हरा ही चुकी थी। तो फिर छोटे मोटे जो क्षेत्र थे उनमें उनका प्रभाव बचा था। तो उस टाइम तक आते आते औरंगज़ेब के टाइम पे औरंगज़ेब ने भी इनसे जो भी इनके क्षेत्र थे उनसे छीन लिए थे, और लास्ट में इनके पास एक गोवा रह गया था। तो ऐसे इनके मुगलों के साथ संबंध थे। अब हमारा पुर्तगाली टॉपिक है वो पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब मैं इसके बारे में एक समरी लिख देता हूँ, बाकी कुछ नहीं बचा। हमने पुर्तगालियों के जितने फैक्ट थे, जहाँ से आ सकते थे, क्या कारण, सब हमने पढ़ लिए हैं। तो मैं इनके बारे में एक बार समरी के रूप में लिख देता हूँ कि पुर्तगालियों का क्या, ताकि आप उसको याद कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो मैंने इनकी एक समरी लिख दी है कि पूरा पुर्तगाली जो मैंने जो पढ़ाया अभी, इतना साम्राज्य था, ये कैसे इनका लाइन बाय लाइन आया। तो सबसे पहले क्या है, 1498 में वास्को डी गामा आया, ठीक है। उसके बाद 1502 या 3 में इनकी पहली फैक्ट्री जो थी वो कोचीन में लगी। फिर 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में लगी। फिर 1505 में ही मैंने बताया अल्मीडा आया था। फिर 1509 में उसने संयुक्त बेड़े तुर्की, मिस्र, गुजरात और अरबों के बेड़े को हराया था। फिर 1509 में अल्बुकर्क आया था, उसने 1510 में गोवा जीत लिया था। फिर मैंने बताया 1511 में मलक्का, वो 1515 में हॉर्मुज। हो सकता है मैंने मलक्का और हॉर्मुज की डेट आगे पीछे कर दी हो, तो आप उसको देख लेना। 1511 में मलक्का है और 1515 में हॉर्मुज जीता। उस टाइम हो सकता है मैंने बाई चांस मतलब बाई मिस्टेक गलती से बता दिया, तो आप देख लेना, ठीक है। और 1534 और 35 में इन्होंने बसीन व दमन द्वीप जीता। फिर 1612 में इन्होंने अंग्रेज़ों से स्वारी होल की जो लड़ाई थी वो हारी। और सबसे लास्ट में 1961 में गोवा से इनका विस्थापन हो गया, क्योंकि भारत में गोवा का जो था भारत में विलय हो गया था। तो ये पूरे तरीके से पुर्तगाली साम्राज्य था। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी एक्सपेक्ट हो सकते थे वो कवर कर दिए। और हम अगली वीडियो में डचों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने जितनी वीडियो, जो आप पुरानी वीडियो थी उसको भी एक बार देख लें। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।